हेलो दोस्तों, मैं कपिल गुप्ता इंडियन हॉबी क्लब से। आज हमारे ऑफिस में एक हमारे मित्र आए हैं जो कि आइकॉनिक इंडिया उनके नाम से एक चैनल है यूट्यूब पे और बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं और हमारे न्यूमिस्मैटिक्स फील्ड में ही वीडियो बनाते हैं। तो आइए हम सर से मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप में से ज़्यादातर व्यूअर्स जानते हैं कि मैं भारतीय करेंसी के ऊपर वीडियो बनाता हूं जिसमें प्राचीन भारतीय सिक्के, म्यूल, एंशिएंट, डाई वैरायटी, एज वैरायटी, डाई रोटेशन, शिफ्टिंग एरर और डेफिनेटिव और कॉमेमोरेटिव कैटेगरी में जो रेयर और स्कार्स कैटेगरी के सिक्के आते हैं, समय समय पर अपने चैनल के माध्यम से उनकी जानकारी आपको देता रहता हूँ। तो रवि जी, आप मतलब अपना कलेक्शन किस चीज़ का करते हैं? देखो, पिछले मैं 7-8 साल से 2017 से मैंने चैनल की शुरुआत करी और उसमें मैंने शुरुआत में जो लोगों को जानकारी दी वो प्राचीन भारतीय एंशिएंट इंडिया सिक्कों की जानकारी दी, जिसमें मैंने जितने भी जनपद के सिक्के आते हैं उन सबकी जानकारी दी। उसमें मैंने आपको पंचमार्क सिक्कों की जानकारी दी और कुषाण डायनेस्टी और वेस्टर्न क्षत्रप और गुप्ता डायनेस्टी में जितने सिक्के आते हैं उन सभी की जानकारी दी। उसके बाद धीरे धीरे मैंने ब्रिटिश इंडिया और पेंसिल स्टेट के सिक्कों की जानकारी दी। फिर मैंने एक सीरीज़ बनाई थी जिसमें मैंने प्रेसिडेंसी के सिक्कों की जानकारी दी थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के सिक्कों की। फिर धीरे धीरे मैं अपने चैनल को डिमांड होने के कारण, क्या लोग ज़्यादा रिपब्लिक की तरफ रुझान कर रहे थे, क्या सर हमें रिपब्लिक के सिक्कों की ज़्यादा जानकारी दीजिए, तो फिर मैंने अपने चैनल का थोड़ा मोड चेंज किया और रिपब्लिक इंडिया के सिक्कों की फ़िलहाल मैं ज़्यादा वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं म्यूल, फैटलाइन, डाई वैरायटी, एज वैरायटी, रोटेशन, शिफ्टिंग मतलब एक सेकंड रवि जी, आपको शायद बीच में रोक देता हूं। मतलब आपके कहने से अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो रिपब्लिक इंडिया का है? हाँ, अगर अभी हम करंट मार्केट को देखें कि ट्रेंड इस समय क्या चल रहा है, तो रिपब्लिक इंडिया में इस समय बाजार में सबसे ज़्यादा डिमांड है सिक्कों की, खासकर जिनको समझना भी आसान है और ख़रीदना बेचना भी बड़ा आसान है। अगर आप देखेंगे तो इस समय जो किताबें आ रही हैं रिपब्लिक इंडिया की, जैसे कपिल गुप्ता जी की भी एक किताब है, ये देखिए किताब, ये है सेकंड एडिशन। अगर आप मेरे चैनल पर शुरुआती सब्सक्राइबर हैं तो आपने देखा होगा मैंने 5 साल पहले इस बुक का एक फर्स्ट एडिशन दिखाया था जो दिल्ली कॉइन एग्जीबिशन का एक ब्लॉग था, लेकिन ये जो है ये सेकंड एडिशन है। इसमें रिपब्लिक इंडिया के प्राइस वैल्यू, म्यूल, डाई वैरायटी सिक्कों की जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार की जो किताबें हैं वो एक ऑथर द्वारा बहुत कम देखी गई है, क्या इस प्रकार की म्यूल, डाई वैरायटी की किताब इंडिया में देखने को मिलती हो। तो कपिल जी से भी मुझे कुछ आज के इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन करने हैं और जानना चाहते हैं कि कपिल जी इस प्रकार की जो किताबें लॉन्च कर रहे हैं इसके प्रति उनका क्या उद्देश्य है, मतलब किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किताबें आप लॉन्च कर रहे हैं। सर देखिए, ऐसा है, जब हमने 2012 में पहले इस तरह की किताब निकाली थी तो उस टाइम में हमारा सिर्फ एक मोटो था कि जब मैं सिक्के छांटता था, मैं खुद भी कलेक्टर हूँ, जब मैं सिक्के छांटता था तो ये सोच के छांटता था कि इसमें कुछ अलग है, कुछ नया है। पर उसमें नया जब होता था तब हम ये सोचते थे कि इसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाए, क्योंकि जब हम इस तरह की कलेक्शन करते थे तो 2010 के आसपास की बात बता रहा हूँ मैं, लोगों को ये नहीं पता था म्यूल क्या होता है। और यदि हम एक सिक्के की, पर्टिकुलर सिक्के की बात करते हैं, जैसे कि मान के चलें रविन्द्रनाथ टैगोर 2011 में उस टाइम में आया था, तो हमें सिर्फ ये पता था रविन्द्रनाथ टैगोर आता है और 4 मिनटों में आता है। इसके अलावा हमें ये नहीं पता था कि इसमें डाई वैरायटी क्या आती है और इसमें क्या फ़र्क होता है। तो हमने उस टाइम में ये ढूंढना शुरू करा था। तो ढूंढते ढूंढते हमने सर 2012 में इसका फर्स्ट एडिशन निकाला और फर्स्ट एडिशन के बाद हमने दोबारा इसका एडिशन 2023-24 में निकाला था, जो कि अभी आपके सामने है। और आज हमने इसकी काउंटिंग, म्यूल की काउंटिंग मान के चलिए करीबन 200 पार हो चुकी है, जो कि हमने अपने किताब में डाल रखी है। इसमें डाई वैरायटी भी मान के चलिए। और फिर हमने इसको थोड़ा सा अशोका लॉयन की तरफ किया, क्योंकि अशोका लॉयन में भी क्या होता है कि जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसमें हर पहलू का एक अलग डिज़ाइन होता है। तो उसमें क्या हुआ कि किसी सिक्के का कोई अशोका लाइन लग गया, किसी का कोई अशोका लाइन में लग गया, तो उसमें ये वैरायटी थोड़ी सी चेंज हो गई, जिसको हमने दर्शाया गया है किताब के थ्रू, या अपने कलेक्शन को हमने किताब के थ्रू दिखाया है कि इसमें ये फ़र्क होता है। तो अब लोगों ने ये ट्रेंड बना दिया, क्योंकि ये एक थोड़ा सा नॉर्मल से हटके कलेक्शन है जो कि पहले ही कम है। तो इस तरीके से हमने इसको किताब के ज़रिए निकाला है। तो मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप लोग म्यूल या डाई वैरायटी में इंटरेस्टेड हैं तो पहले किताब लीजिए, क्योंकि किताब के बिगर
आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगा, क्योंकि अभी यदि आपके हाथ में 4 सिक्के हैं, आपको यही नहीं पता उसमें म्यूल क्या है और नॉर्मल क्या है, तो इस तरह की बुक का फ़ायदा ये रहता है। तो कपिल गुप्ता जी से आज की इस वीडियो में कुछ और भी चर्चा करनी है कि किस प्रकार का सिक्का हमें कलेक्ट करना चाहिए, एल्बम को किस प्रकार से हमें अपने संग्रह में रखना चाहिए, एल्बम किस तरह से बनानी चाहिए, और अगर हम एक इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से भी देखते हैं, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है आज के समय में लोग है ना सिक्के जो कलेक्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से कर रहे हैं कि रेयर सिक्के कलेक्ट करो, फ्यूचर में ज़्यादा फायदा होगा, इनकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो कपिल गुप्ता जी से आज की इस वीडियो में कुछ वार्तालाप की जाएगी सिक्कों के बारे में। तो कपिल जी, सबसे पहला मुझे बताइए, आप काफ़ी समय से इस लाइन से जुड़े हुए हैं, नुमिस्मेटिक फील्ड से, और हर प्रकार की लगभग आप एसेसरीज भी अपने चैनल के और ऑफिस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये बताइए किस प्रकार के लोगों को सिक्के अपने संग्रह में रखने चाहिए अगर वो एक अच्छी व्यवस्थित तरीके से एल्बम बनाना चाहते हैं। देखिए, यदि आज की डेट में कोई भी बंदा कलेक्शन करता है तो मेरा उससे ओपिनियन है कि फर्स्ट टाइम तो वो स्टार्टिंग रिपब्लिक इंडिया से ही करे। ठीक है। और रिपब्लिक इंडिया में स्टार्टिंग उससे करे कि उसको जनरल आम सर्कुलेशन में जो सिक्के मिलते हैं जी, उसको छांटे पहले। ठीक है। मतलब उसमें 2 तरह की कलेक्शन होती है, एक होती है ईयर वाइज और एक होती है कॉम्परेटिव। तो यदि हम ईयर वाइज को कलेक्शन करके चलें, ठीक है, क्योंकि ईयर वाइज सबसे आसानी से मिलेगा। सर, ईयर वाइज की कलेक्शन आप ये समझो कि यदि एक सिक्का आपका 5 रुपए का कोई भी सिक्का, वैसे तो फेस वैल्यू 5 है, पर यदि उसको ईयर वाइज कलेक्शन करते हैं तो मान के चलिए डबल तो वैसे ही हो गया वो। हाँ जी, हाँ जी। और यदि उसको हम फिर मिनट वाइज, जैसे कि हमारे आपको जानकारी है कि 4 मिनटों से सिक्का बनता है, यदि उसको मिनट वाइज कलेक्शन करते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ जाती है। और कपिल गुप्ता जी से आज की इस वीडियो में इनके अनुभव को भी साझा किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी समय से इस लाइन से जुड़े हुए हैं नुमिस्मेटिक फील्ड से। तो कपिल जी, जैसे कि आपने देखा है, क्या कॉइन्स का जो प्राइस है रियल सिक्कों का वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और इसमें फॉर्जरी और डुप्लीकेट सिक्के भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप लोगों को थोड़ा वीडियो के माध्यम से ये बताइए कि नकली सिक्के से किस प्रकार से बचा जा सकता है। काफ़ी लोग महंगे सिक्के सस्ते दाम में ये सोच के खरीद लेते हैं कि ये एक बड़ा दुर्लभ सिक्का हमें बहुत कम कीमत में मिल रहा है, और ज़्यादातर मैंने देखा है लोग नकली सिक्के खरीदते हैं और बड़े खुश होते हैं एल्बम में लगा के, जब बाद में बेचने जाते हैं तो पता चलता है कि डुप्लीकेट टूल्ड सिक्का है। तो कैसे बचा जाए? सर देखिए, पहला तो आप यदि ब्रिटिश इंडिया को लेके चलें, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉर्जरी आती है। ठीक है। और ब्रिटिश इंडिया के सिक्के की पहचान क्या होती है? सर देखो, मैं वैसे तो एक तजुर्बे के तौर पे तो ये बता सकता हूँ कि हमारी आंखों में बच जाता है वो। करेक्ट। हम दूसरा सिक्का देखते हैं तो हमें वैसे बच जाता है कि क्या है, उससे बड़ा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन फिर भी एक आम पब्लिक के लिए मैं आपको कहूँ कि उसके ना एज पे हाथ लगा के देखा करो। ठीक है। उसके एज से पता चल जाएगा कि उसमें सिक्के में क्या फ़र्क है। और यदि हम रिपब्लिक इंडिया पे जाते हैं, रिपब्लिक इंडिया में कुछ सिक्के हैं जो कि डुप्लीकेट बन रहे हैं आजकल, जैसे कि साइंस कांग्रेस साइंस। अभी क्या हो रहा है, अभी जो कॉमन सिक्के होते थे ना, एक्चुअली एक्सट्रीमली रेयर सिक्कों के तो फॉर्जरी बन ही रहे थे, लेकिन अगर आपने अभी देखा होगा तो 1988 1 रुपी नोएडा, 1954 1 रुपी, 1989 हैदराबाद, मतलब ये जो 1000, 2000, 2500 की वैल्यू के भी सिक्के थे ना, उनके साथ भी। तो सर इसका सबसे बड़ा ये देखिए ना, आप यदि 5 रुपए का कोई सिक्के के ऊपर यदि हम मिंट मार्क लगा देते हैं और वो 1000 रुपए का हो जाता है, तो उससे बेहतर तो कोई कमाई का जरिया ही नहीं है आजकल। उसके लिए सर देखिए, सबसे आसान तरीका है कि जो आजकल लोग पुराने सिक्के के ऊपर ही मिंट मार्क चेंज कर देते हैं। सर एक सुहागा आता है जो कि सोने चांदी को साफ करने के लिए यूज होता है। ठीक है। आप उसको थोड़ा सा उस पर लगा के देखिए गर्म करके, तो उससे ये है ना, वो जो मेटल कुछ चेंज हुआ होता है वो थोड़ा सा कलर में फर्क आ जाता है उसका। मतलब ये मान के चलिए, जैसे आप चांदी के सिक्के पे लगा रहे हो, ठीक है, तो वो चांदी और जो नई चांदी है उसके कलर में आपको फर्क पड़ जाएगा। वो आपको तजुर्बे से पता चल जाएगा कि ये अलग से चिपका हुआ है अलग से। अदरवाइज आजकल तो लोग चिपकाते भी इस तरीके से हैं कि आप उसको ब्रश से भी साफ कर लो तो नहीं हटेगा वो। जैसे पहले बीच में कुछ फॉर्जरी इस तरीके से बनती थी कि हम उसको नाखून से रगड़ दें तो वो हट जाता था मिंट मार्क, पर अब तो ये तरीका हो गया है। वो चिपकाते भी इस तरीके से हैं, मुझे नहीं पता किस तरीके से चिपकाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से चिपकाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक किताब भी दिखाने वाला हूँ जो इससे पहले भी आपने कपिल गुप्ता जी के चैनल पर देखी है, और आज की इस वीडियो में इस बुक के बारे में चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो बुक बनाई गई है ये एक परफेक्ट स्टडी मटेरियल है। जो लोग सीरियस नुमिस्मेटिस्ट हैं, जो एक सीरियस कॉइन कलेक्टर हैं और सिक्कों पर बारीकी से अध्ययन और रिसर्च करते हैं, तो ये पूरी रिसर्च के साथ एक
पुस्तक बनाई गई है। आप देख सकते हैं क्या लिखा है इस पर, ब्रिटिश इंडिया 1835 टू 1947, ब्रिटिश इंडिया। और इसमें क्या है ये देख सकते हैं, बड़ा बड़ा यहाँ पर क्या लिखा है, म्यूल एंड डाई वैरायटी। यानी कि इससे पहले आपने इस तरह की कोई किताब नहीं देखी होगी जिसमें म्यूल डाई वैरायटी। एक्चुअली रिपब्लिक इंडिया में म्यूल डाई वैरायटी एक थोड़ा टफ चैप्टर माना जाता है, जिसको समझना एक आम व्यक्ति के लिए या एक नए कलेक्टर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उसको जरूरत पड़ती है इस तरह के स्टडी मटेरियल की। तो ये काफ़ी मेहनत, रिसर्च और स्टडी के साथ बनाई गई ये किताब है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, क्या इस प्रकार की बुक भी आपके पास होनी जरूरी है, क्योंकि वैल्यू एस्टिमेट की बुक को तो समझना बड़ा आसान है कि आपने कोई बुक खोली, इस सिक्के की इतनी प्राइस है, फाइन, वेरी फाइन कंडीशन में। लेकिन अगर स्टडी के पर्पज से आप ले रहे हैं, अगर आप सिक्कों पर रिसर्च अध्ययन करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की किताब होनी आपके पास ज़रूरी है। कपिल जी से आज के इस वीडियो में एक और सवाल मुझे करना है जो कि काफ़ी ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग, मैंने ये देखा है, क्या अपने सिक्के बेचने के लिए बड़े परेशान रहते हैं और वो स्टडी और थोड़ा सा समझना भी नहीं चाहते हैं। और वो मैंने ये देखा है कि एग्जीबिशन के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। एग्जीबिशन समय समय पर लगती रहती है, हर एग्जीबिशन में यही नज़ारा देखा जाता है कि एग्जीबिशन के बाहर बहुत भीड़ देखी जाती है, जिसमें लोग बहुत सारे सिक्के लेकर आते हैं, ऐसे थैले में भरकर या पिन्नी में भरकर लेकर आते हैं और वो परेशान घूमते रहते हैं। तो वीडियो के माध्यम से कपिल जी ये बताइए, उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं आप? सर देखिए, सबसे पहले तो आप लोग है ना, देखो मैं आपसे कहता हूँ, आप YouTube पे जैसे कोई ये बताता है कि इतने लाख रुपए का है, इतने लाख रुपए का है, और वो उससे रजिस्ट्रेशन चार्ज मांगता है। हाँ जी, हाँ जी। तो पहली बात तो कोई भी बंदा आपसे रजिस्ट्रेशन चार्ज मांगे तो उसको देने का नहीं है जी। वो समझ लीजिए वो सिर्फ इसी काम के लिए है कि हाँ आप से रजिस्ट्रेशन चार्ज लेकर फ़ोन नंबर आपका ब्लॉक कर देगा। और हमारे पास बहुत लोग सुबह से शाम तक इस तरीके से आते हैं जो रजिस्ट्रेशन देने के बाद आते हैं। उसमें कई वीडियो पे तो हमारा एड्रेस भी दे रखा है जी। तो हमने एक वीडियो ऐसी भी बनाई थी जिसमें हमने कहा था कि जो भी बंदा हमारे नाम से फेक जी। रजिस्ट्रेशन चार्ज मांगे तो आप 100 नंबर पे कॉल कीजिए या हमारे को कॉल करके बताइएगा ताकि हम उसकी वीडियो हटवा पाएं। देखिए, अब हम ये वीडियो साथ में शूट कर रहे हैं कपिल गुप्ता जी और मैं, तो हो सकता है कि जो नकली अराजक तत्व हैं, जो फ्रॉड काम करने वाले जालसाज लोग हैं, वो इस वीडियो का भी फ़ायदा उठाएं और इस वीडियो को एडिट करके और नीचे नंबर लगा दें अपना। ऐसा भी पॉसिबल होता है क्योंकि करते हैं वो लोग इस तरह से। तो ये वीडियो इस चैनल के अलावा कहीं और अपलोड नहीं होगी, ये आप ध्यान में रखिए। और स्क्रीन पर अगर कोई नंबर फ्लैश कर रहा है तो उस नंबर पर आपको संपर्क नहीं करना है। कपिल गुप्ता जी की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में लगभग मिलती रहती है वीडियो में, और वीडियो में भी दिखाते रहते हैं। तो अगर आपको इनसे संपर्क करना है तो डिस्क्रिप्शन में या डायरेक्ट इनके ऑफिस में आकर, ज़्यादातर वीडियो में आपने ऑफिस का भी एड्रेस दिया होगा। हमारा ऑफिस दिल्ली में ही है, लाहौरी गेट पर ऑफिस है। और आप इंडियन हॉबी क्लब कभी भी गूगल पर सर्च मारिए, आपको पूरी लोकेशन के साथ डिटेल मिलेगी। और बाकी मेरा दोस्तों आप लोगों से यही निवेदन है, यदि आप कलेक्शन करना चाहते हैं या किसी भी कॉइन की वैल्यू पता करना चाहते हैं तो आप किसी ऐसी वेबसाइट पर देखिए जिसपे वो आइटम सेल हो रही हो। उससे आपको देखो सेल और उसका मार्जिन मान के चलो 50 से 25% तक होता है। करेक्ट। तो उससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि कोई बंदा यदि कोई आइटम 100 रुपए की बेच रहा है तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये बहुत ज्यादा 50-60 रुपए की होती है। भाई उसको लाखों का ही ना समझें। ठीक है। तो ये एक सबसे आसान तरीका है कि आपको लगेगा कि हाँ भाई इसका जेन्युइन रेट ये है। हमारी अपनी भी वेबसाइट है indianhobbyclub.com के नाम से, और बहुत वेबसाइट है, आप किसी पे भी चेक कर सकते हैं। तो आप पहली बात तो मैं सबसे ये कहूँगा कि यदि देखो कॉइन्स की लाइन में जानकारी के लिए किताब से बड़े साथी कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि किताब आप लेते हैं तो सबसे बेहतर साथी है। और यदि आप किताब पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो किसी भी वेबसाइट पर जाइए जहाँ ये आइटम सेल हो रही हो। देखो कपिल जी के थोड़ा सा बात मैं काट रहा हूँ बीच में। तो जैसा कि आपने देखा होगा बहुत लोगों के साथ धोखा, चीटिंग, फ्रॉड हो रही है नकली सिक्कों के नाम पर। वो इसलिए हो रही है क्योंकि लोग है ना स्टडी नहीं करना चाहते हैं। इस प्रकार की अगर कोई किताब बनाई जाती है रिसर्च और अध्ययन करके, तो इस प्रकार की किताब का पूरा लाभ उठाना चाहिए। सिर्फ वैल्यू देखकर साइड हो जाना ये पर्याप्त नहीं है। बहुत सारी किताबें आती हैं जिसमें मिंट वाइज, ईयर वाइज सिक्कों की प्राइस होती है, लेकिन सिर्फ क्या आपने यहीं तक जानकारी इकट्ठा करनी है? क्या सिर्फ हमें किसी सिक्के की प्राइस ही देखनी है? थोड़ा डीप इन्फॉर्मेशन भी आपको चाहिए। फिर बाद में आप ये बोलते हो कि सर ये तो हम पे नकली सिक्का आ गया है या हमें किसी ने नुकसान कर दिया है। तो नुकसान से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको अपनी स्टडी मजबूत करनी है, और स्टडी मजबूत करने का सबसे अच्छा साधन यही है कि आप बुक्स लें, इस प्रकार की बुक्स लें जिसमें सिक्कों की डीप इन्फॉर्मेशन हो, जिसमें सिक्कों की गहराई से बारीकियां सिखाई गई हो। सर मैं आपको इसी टॉपिक पे एक जानकारी और बताऊंगा। सर अभी मेरे से फेक सिक्के के बारे में बात कर रहे थे। हाँ जी। सर
हमारी किताब के थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कौन सा सिक्का ओरिजिनल है, कौन सा सिक्का डुप्लीकेट, कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है सिक्के का मिंट मार्क्स, यदि आप मिंट मार्क उसका चेंज कर देते हैं तो हम लॉइन वैरायटी के जरिए भी ये पता कर सकते हैं कि सिक्का ओरिजिनल है। क्योंकि हमने इसमें मेंशन कर रखा है कि इसमें लॉइन ए होता है, लॉइन बी होता है, लॉइन सी होता है। बिल्कुल 90% क्या 99% सिक्के बनाने वाले को ये नहीं पता होता कि इसमें ए कौन सा है, बी कौन सा है। तो कॉइन के जरिए, किताब के जरिए आप ये पता कर सकते हो कि ए वैरायटी कौन सी थी, और ए वैरायटी में नोएडा मिंट आया हुआ है, बी वैरायटी में कलकत्ता मिंट आया हुआ है। तो इसके थ्रू आप ये पता कर सकते हो। ये एक बहुत आसान तरीका है सर जानकारी के लिए। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक 20 मिनट की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने यही मुद्दा उठाया था कि अगर किसी सिक्के को हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि जिस प्रकार के मैन मेड और टूल्ड मिंट मार्क आ रहे हैं, उसको सबसे अच्छा तरीका मैंने अपनी वीडियो में भी चर्चा करी थी, 20-25 मिनट की वीडियो थी। क्या हमें ये समझना होगा, क्या अगर हम कोई रेयर सिक्का खरीद रहे हैं तो हमें उसका ओरिजिनल सिक्का भी देखना होगा। क्या उसमें लाइन साइड किस तरह प्रकार की दिखती है, उसमें मिंट मार्क किस तरह का दिखता है, और मिंट मार्क जो है वो ईयर के कितना नज़दीक है, कितनी दूरी पर होता है। तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है किसी भी सिक्के को असली नकली पहचानने का, हमें उस ओरिजिनल सिक्के की लाइन साइड देखनी होगी और मिंट मार्क किस प्रकार का है। क्योंकि खाली मिंट मार्क, लाइन साइड चेंज नहीं हो सकती, मिंट मार्क के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, लेकिन लाइन साइड कैसे बनाई जाएगी वो भी एक जांच का विषय है। तो इस बारे में बहुत बारीकी से आप सोचना, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो बहुत कम बनती है जिसमें इतनी बारीकी से आपको समझाया जाता है कि असली नकली सिक्के की पहचान कैसे की जाए। क्योंकि हर वीडियो में सिर्फ कीमत बताकर वीडियो खत्म कर देना ये एक जिम्मेदार चैनल की पहचान नहीं है। जिम्मेदार चैनल की पहचान यही है कि सिक्कों को बारीकी से समझाया जाए, असली नकली में क्या भेद है, क्या फ़र्क है वो बताया जाए। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए कपिल जी से एक लास्ट सवाल किया जाएगा आज की इस वीडियो में। कपिल जी, जिस प्रकार से सिक्कों के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, रेयर सिक्कों के, हाँ जी, तो आप अपने अनुभव के माध्यम से दर्शकों को ये बताइए क्या आने वाला जो समय है, आने वाले जो 4-5 साल है, वो किस प्रकार से आप देखते हैं कि रिपब्लिक इंडिया में किस प्रकार की तेज़ी आने वाली है। सर देखिए, मेरा तजुर्बा तो यही कहता है कि इस टाइम जो रेट है उसको थोड़ा सा, यदि आप कलेक्टर हैं तो एक सिक्का अपने कलेक्शन के लिए खरीद सकते हैं क्योंकि रेट अभी ज़्यादा है। ठीक है। और यदि हाँ इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीदना चाहते हैं रिपब्लिक इंडिया तो शायद अभी ना लें, क्योंकि इसका रेट डाउन होगा और काफ़ी चीज़ों का डाउन हो चुका है। जैसे कि आप मान के चलिए अभी 2 रुपये जो एयरफोर्स था वो 3,000 रुपये 3500 तक गया था, पर आज वो 1700-1800 पे टिका हुआ दोबारा। तो मैं वही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अभी जो बूस्ट आया हुआ है ये लॉकडाउन के बाद से थोड़ा सा ज़्यादा आ गया। लोगों ने उस टाइम बहुत खाली थे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट किसी ना किसी शौक पे दिखाया है। तो और एक लोगों का मोटो ये हो गया अब कि अपना खुशी के लिए जो अच्छा लगे वो करो। तो इसी तरीके से लोगों ने हमारे इस न्यूमिस्मेटिक फील्ड में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगाया, जिस वजह से रिपब्लिक इंडिया में मैंने ये देखा है कपिल जी, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो एक ही प्रकार के रेयर सिक्के 50-50, 100-100 की क्वांटिटी में रखते हैं, ये सोचकर कि फ्यूचर में इससे हमें बहुत सर यदि इन्वेस्टमेंट के तौर पे रख रहे हैं तो वैरायटी रखें और एक की क्वांटिटी ना रखें। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि यदि किसी का दाम बढ़ रहा है या घट रहा है तो आपको ना तो नुकसान होगा, करेक्ट, हम घाटे को ज्यादा पहले पढ़ के चलते हैं कि आपने एक ही वैरायटी के 500 सिक्के रख लिए, अब वो पता चला आपने 100 रुपए का लिया हुआ, अब 80 का दाम हो गया, तो आप कह रहे हो जी मेरे को तो 20 रुपए पीस का घाटा हो गया। तो हम लोग ये कहते हैं हर आइटम का 10-10 पीस रखो, कभी नुकसान नहीं होगा। किसी का घाटा कम हुआ तो किसी में बढ़ेगा भी प्रॉफिट। देखो कितनी अच्छी बात इन्होंने बताई, और मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से ये भी बताया था कि एक ही प्रकार के बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रेयर सिक्के रखना सही नहीं है, क्योंकि बाई चांस अगर मार्केट में ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्के आएंगे तो उसका रेट फिर गिरेगा और आपको भारी मात्रा में नुकसान होगा। तो अलग अलग प्रकार के रेयर सिक्के रखेंगे तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा आपके लिए। तो कपिल जी एक सवाल हो रहा है आपसे, जब वीडियो बन ही रही है तो एक सवाल और किया जाएगा आपसे। ये जो लाखों रुपए क्रॉस कर चुके हैं रिपब्लिक इंडिया के कुछ सिक्के, जिनका सुनने में आ रहा है कि यूएनसी कंडीशन में ये 1 रुपये का सिक्का लाख रुपए में चला गया है, ये 50 पैसे का सिक्का भी लाख में, क्या एक कलेक्टर को, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार का कलेक्टर है, क्योंकि हर किसी की जो पॉकेट है वो अलाउ नहीं करती है कि आप लाख रुपए या 50,000 का सिक्का कलेक्शन में रखें, तो क्या एक सीरियस कलेक्टर को लाख रुपए का सिक्का खरीदने चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो नहीं खरीदने चाहिए।
मेरे हिसाब से नहीं है। यदि वो जैसे कुछ सिक्के हैं मिंट वाइज में, जैसे 25 पैसे का हम लोग रीड करते हैं, 80 का बॉम्बे, 80 का बॉम्बे, 80 का बॉम्बे काफ़ी महंगा है। तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि यदि एक आप कलेक्शन को करते हैं तो इंतज़ार कीजिए एक आम सर्कुलेशन से उसको मिलने का। बिल्कुल सही बात बताई है। क्योंकि यदि आप खरीदते हैं, देखो मैं डीलर हूँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि हाँ मेरे से ले लो, मेरे से ले, सही बात है। लेकिन फिर भी एक कलेक्शन के तौर पे मैंने खुद भी इसी तरीके से कलेक्शन किया है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि उसका एक सर्कुलेशन में आने का इंतजार करो। आप जैसे आप किसी भी उसका सबसे आसान तरीका यह है, जैसे आप चवन्नी इकट्ठी कर रहे हो तो चवन्नियाँ आप क्वांटिटी में लेना शुरू करो। करेक्ट। उसको मतलब आपको ऐसा ना लगे कि आपने महंगा खरीदा ये। ठीक है कपिल जी से एक और विषय पर चर्चा की जाएगी जो कि एक प्रमुख मुद्दा है नुमिस्मेटिक फील्ड का। क्या सिर्फ यूएनसी सिक्कों को ही कलेक्ट किया जा सकता है? फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन जैसे कोइन की कोई वैल्यू नहीं है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। यूएनसी सिक्के की देखो हमेशा वैल्यू रहती है, क्योंकि हर एक आदमी चाहता है कि उसके कलेक्शन में बिल्कुल अच्छी कंडीशन का सिक्का हो। ठीक है। लेकिन यदि वो अच्छी कंडीशन का सिक्का आपके पास नहीं है जी, तो आप उसके बिहाफ पे दूसरा सिक्का लग सकते हैं उसको, और जब आपके पास अच्छा सिक्का है तो उसको चेंज कर सकते हैं। तो बाकी इसका कलेक्शन है ना, देखिए अलग अलग होता है, लोगों का अपना नजरिया होता है कि हाँ भाई कोई बंदा कहता है कि मैं इसको यूएनसी ही रखूंगा, कोई बंदा कहता है कि नहीं मेरे को नॉर्मल ही चाहिए क्योंकि वो कम रेटों में मिल जाता है। अधिकतर लोगों का मेन मोटो ये होता है कि भैया जैसे एक सिक्का 500 रुपए का है पर उसका नॉर्मल सिक्का 50 रुपए में अवेलेबल है। तो दोस्तों यूएनसी पे ना जाएं, यूएनसी का रेट मार्केट में बहुत ज़्यादा है। और कुछ डीलर उसका फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हाँ भाई यूएनसी हमारे पास है तो उसका रेट ज़्यादा बता देते हैं। हमारे पास सर मैं आपको बताऊँ, हमारे पास कई लोगों का ऐसा ऑफर आया है जब हम किताब बना रहे थे कि ये सिक्के का रेट इतना कर दो किताब में। अच्छा। कि उससे क्या होगा कि मार्केट में थोड़ा सा रेट आ जाएगा कि हाँ भाई ये इतने का है यदि आप किताब में डालोगे तो। ठीक है। तो हमने ऐसा ना करके ऑल ओवर इंडिया के जो डीलर्स थे उनसे सहमति ली कि हाँ भाई किस तरीके का क्या रेट होना चाहिए, उसको डाला ताकि किसी बंदे के दिमाग में ये ना आए कि हमने किसी आइटम का रेट ज्यादा था या फिर गलत डाला है। बिल्कुल। देखिए कितनी बारीकी से कपिल जी ने आपको ये सारी चीजें समझाई है कि अगर कोई रेयर सिक्का है और वो कॉस्टली है, क्योंकि रेयर सिक्का है तो यूएनसी में सीधी सी बात है उसके लिए आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन वही रेयर सिक्का अगर आपको वेरी फाइन या एक्स्ट्रा फाइन जैसी कंडीशन में मिल रहा है और आपकी पॉकेट उसको अलाउ कर रही है तो फिर वो आपको लेना चाहिए, क्योंकि यूएनसी सिक्का तो हमेशा जेब पर भारी ही पड़ता है। लेकिन एक रेयर सिक्का फाइन, वेरी फाइन और एक्स्ट्रा फाइन में भी कलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ऑक्शन में भी आपने देखा होगा ये सर्कुलेशन वाले सिक्के बिकते हैं बहुत। सर सर्कुलेशन वाले सिक्के ज्यादा ओरिजिनल समझे जाते हैं, बल्कि आप यूएनसी देखेंगे तो यूएनसी सिक्कों को कई जने कह देंगे डुप्लीकेट है। हमारे पास कई शख्स ऐसे आए हैं कि वो ओरिजिनल सिक्के लेके आए हैं पर वो ये खुद कह रहे हैं कि ये डुप्लीकेट है क्योंकि इतना नया कैसे हो सकता है। तो लोग विश्वास ही पुराने सिक्कों पे करते हैं। वो सर देखिए मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, डाक टिकट के लिए भी होता है। जैसे डाक टिकट होती है, एक मिंट होती है, एक यूज होती है। ठीक है। डाक टिकट में क्या है, लोग अधिकतर ना मिंट को इकट्ठा करना करते हैं। ठीक है। लेकिन मिंट से ज्यादा बेहतर मैं आपको ये समझता हूँ कि आपने पता होगा आजकल डाक टिकट नहीं चलती है। आप लोग भी लेटर भेजते हो उस पर टिकट नहीं लगाते, या टिकट लगा के लेके जाते हो, पोस्ट ऑफिस वाला कहता है कि भैया इस पर टिकट मत लगाओ, हम लोग कैश दे दो। लेकिन आज की डेट में यदि आपके पास स्टैंप लगी हुई टिकट है तो वो ज्यादा कलेक्टेबल आइटम है, क्योंकि वो तो पोस्ट ऑफिस से आप डायरेक्ट खरीद रहे हो। यदि सर्कुलेशन में आपके पास से लग के आई डाक टिकट तो वो ज्यादा मूल्यवान है आजकल। तो वही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यदि आप सर्कुलेशन में सिक्के लेते हैं तो वो ज्यादा वैल्यूएबल है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो आपकी कलेक्शन है। यदि हाँ एक फिर भी लोगों को ये शौक है कि वो यूएनसी रखे तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक कलेक्शन जो होती है वो नॉर्मल सिक्कों की होती है। देखो यूएनसी तो एक टेस्ट है, क्या भाई किसी ने अगर कसम खा ले के यूएनसी में करना है तो देखो वो कर सकता है। लेकिन अगर कोई रेयर मूल्यवान सिक्का है वो सर्कुलेशन से, क्योंकि देखो सर्कुलेशन से भी रेयर सिक्का ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। ये वो वाली बात है, अगर कोई 10-20 हज़ार का सर्कुलेशन से सिक्का अगर आप ढूंढने की सोच रहे हो तो ये एक रेत में सुई ढूंढने के बराबर माना जाता है। क्या क्विंटल के हिसाब से जो चिल्लर होती है उसको भी अगर आप छाट ले तब भी कोई गारंटी नहीं होती है कि उसमें आपको एक रेयर या दुर्लभ श्रेणी का सिक्का मिल जाए। तो सर्कुलेशन से सिक्का ढूंढना एक बहुत मेहनत का काम है, ये एक कठिन कार्य है, हर किसी के बस की बात नहीं है। और सर्कुलेशन से प्राप्त किए हुए कीमती सिक्के ज़्यादा कलेक्टेबल और वैल्यूएबल होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ यूएनसी में ही रेयर सिक्के कलेक्ट करें,
फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, AUNC टाइप के सिक्के भी ज़्यादा वैल्यूएबल कलेक्टेबल होते हैं? सर सबसे पहले हम तो ये कहते हैं कोई भी कलेक्टर आता है तो उसको यही कहा जाता है कि पहले तो आप है ना सर्कुलेशन में सिक्के लेके आओ जी, और उसके बाद जो रह जाए फिर आप हमारे से कहो जी ये रह गया ये दे दो। बहुत बढ़िया। तो उससे क्या होता है कि एक जो बनाने वाले की मेहनत होती है ना वो पता चलती है कि हाँ भाई इसने मेहनत करके बनाया और वो उसके लिए हमेशा चाहे उसकी कीमत बढ़े ना बढ़े जी, पर वो उसके लिए हमेशा वो मेहनत है उसकी, मेहनत क्योंकि है। उसने वो इकट्ठे करके सर्कुलेशन में से इकट्ठे करके निकाले हैं। और यदि आप हमारे पास एक शख्स आए थे अभी कुछ दिन पहले, जी। उन्होंने कहा जी मेरे को एक कॉम्पिटिटिव की एल्बम चाहिए, ठीक है। हमने एल्बम उनको बना के दे दी। हम्म, अब मैंने सिर्फ उनसे एक क्वेश्चन ये पूछा, सर इसका आप क्या करना चाहते हो? अच्छा, भाई एक नॉन न्यूमिस्मेटिक्स बंदा हाँ यदि जी। एक नॉर्मल सिर्फ ये आके कह रहा है कि मेरे को एल्बम तैयार चाहिए, ठीक है। तो मैंने उनसे ये पूछा कि सर आप इसका क्या करोगे? तो उसने कहा मेरे को है ना शौक है। अच्छा, मैंने कहा सर शौक आप मेरे से ले रहे हो अच्छी बात है, ठीक है। मेरा फायदा है इसमें, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि इसमें से है ना आधे सिक्के लो मेरे से, आधे ढूंढ के लाओ और यदि फिर ना मिले तो मेरे से लेना, तो आपको ये तो लगेगा कि आपने कुछ इसके लिए किया है। बिल्कुल सही बात। बाजार में अवेलेबल तो सब कुछ है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बाजार में अवेलेबल ना हो, लेकिन दोस्तों बहुत अच्छी बात बताई है कपिल जी ने और बड़ी बारीकी से अपने जीवन का अनुभव साझा किया है। इस प्रकार की वीडियो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी यूट्यूब पर, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा ये चीज़ें कही जाती है। क्या आप कोशिश करें कि जो मोस्टली रेयर सिक्के हैं आप कोशिश करें सबसे पहले सर्कुलेशन से ढूंढने की, और जब ना मिले ढूंढने के बावजूद भी तब वो सिक्के आप खरीद कर अपने कलेक्शन में ऐड करके अपना कलेक्शन पूरा कर सकते हैं। तो कपिल जी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और दर्शक इतनी लंबी वीडियो फिर देख नहीं पाते। और दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई हो और ये वीडियो में आपको क्या समझ में आया, क्या जानकारी मिली, हमारे द्वारा की गई मेहनत क्या आपको पसंद आई, क्या जानकारी मिली आज की इस वीडियो से, नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो को शेयर जरूर करना। कपिल जी क्या कहना चाहते हैं दर्शक से आप लास्ट? दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ लास्ट जाते जाते कि आपके यदि आप लोग डाई वैरायटियाँ म्यूल में कलेक्शन करते हैं जी, तो आपके पास कुछ भी ऐसा नया हो जी, जो डाई वैरायटी आपके पास हो, हमारी किताब में नहीं है या अभी तक नहीं है, तो आप हमें बताइए, हम आपके नाम के साथ वो छापेंगे और उसके लिए गिफ्ट कॉपी भी हमारे पास रहेगी। क्या है? तो उससे क्या होगा कि हमारी किताब और बेहतर होगी, क्योंकि लोगों की जानकारी उसमें, ये सिर्फ हमारी किताब नहीं है, हम कई लोगों से जानकारी लेके हमने किताब बनाई है। तो आप लोगों के पास कुछ बेहतर वैरायटी है जो कि हम छाप सकते हैं किताब में, तो आप लोग हमारे को दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए बहुत एक अच्छी बात बताई। देखिए सेकंड एडिशन है, इसका फर्स्ट एडिशन भी आया था काफ़ी समय पहले, भी सेकंड है और इसका थर्ड एडिशन भी जल्द आएगा। इसका थर्ड एडिशन आने वाला है, बहुत जल्दी ही आने वाला है, वो भी हिंदी में। और एक चीज़ और बताई है, काफ़ी सारे लोगों ने बुक रीड भी कर ली होगी अब तक, और जैसा कि कपिल जी ने बताया है, क्या अगर आपने कोई नई डाई वैरायटी की खोज की है अपनी स्टडी से और वो इस बुक में आपको देखने को नहीं मिल रही है, तो वो डिटेल, वो जानकारी आप कपिल गुप्ता जी से साझा कीजिए। आपके नाम नंबर डिटेल के साथ, नाम के साथ, डिटेल के साथ वो चीज़ें बुक में शेयर की जाएंगी, क्योंकि वो खोज, वो रिसर्च स्टडी आपने करी है। ये भी एक काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया गया है और उसके लिए एक कॉपी भी हमारी तरफ से गिफ्ट होगी, क्योंकि उसने हमारी किताब को बेहतर बनाने में साथ दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बाकी इसी तरह की आप वीडियो हम बनाते रहेंगे आप लोगों को जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों आज की ये वीडियो जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना, और क्या आप ये चाहते हैं कि इस प्रकार की जानकारी आपके साथ साझा की जाए और इस प्रकार की वीडियो जानकारी से भरपूर कपिल गुप्ता जी के साथ शूट की जाए, सब नीचे कमेंट करके आप बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। इस प्रकार की वीडियो आपको शेयर करने की जरूरत है जिसमें काफ़ी बारीकियाँ सिखाई जाती है नुमिस्मेटिक फील्ड की।